संतापुर गांव में गंगू नाम की महिला पापड़ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन बिंदु पापड़ बेच रही थी कि तभी बिंदु के पास एक गांव का व्यक्ति राकेश आकर बोला, बिंदु दीदी, लगता है हमारे कस्बे में स्कूल कभी नहीं खुलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम राकेश? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दीदी। सरकार की तरफ से कुछ लोग कस्बे में स्कूल खोलने के लिए कस्बे आए थे, पर उन्हें स्कूल खोलने के लिए जो जगह पसंद आई वो मुखिया का घर निकला। अरे राकेश, सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि मुखिया ने स्कूल के लिए अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मैं इस बारे में मुखिया जी से जरूर बात करूंगी। शाम को बिंदु अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर आ गई। उसका 10 साल का बेटा चंपक बिंदु से बोला, अम्मी, मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी और बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाना है। बेटा, सोचा था अपने गांव में स्कूल खुल जाएगा तो मैं तुझे स्कूल में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन अम्मी, मैं और बच्चों की तरह दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमें दूसरे गांव जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुझे रोज नाव से भेज सकूं। चंपक उदास होते हुए अपनी अम्मी की ओर देखकर कहता है, अम्मी, अगर आज अब्बू होते तो मुझे जरूर पढ़ने के लिए भेजते। चिंता मत कर बेटा, एक दिन मैं तुझे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगले दिन बिंदु अपने पड़ोस में रहने वाली अंजना ताई के यहाँ पर पहुँच गई। क्या बात है बिंदु, आज गांव में पापड़ बेचने नहीं गई क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ताई। आप तो जानती हैं मेरे बेटे चंपक को स्कूल जाने का शौक कितना है। वो पढ़ना चाहता है। सोचा था गांव में सरकारी स्कूल खुल जाएगा तो अपने चंपक को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, मगर मुखिया जी ने सरकारी स्कूल को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब तुझे क्या बताऊं बिंदु, सारे गांव का यही हाल है। अरे गांव में जो सेठ लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम गरीबों के पास भला नाव का किराया कहाँ है? अरे अगर दूसरे गांव का रास्ता कच्चा भी होता तो भी हमारे गरीबों के बच्चे पैदल ही चले जाते, मगर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमें दूसरे गांव जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता है। बात तो आपकी सही है ताई, लेकिन हम गरीब लोग कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगले दिन बिंदु मुखिया के घर पर जाती है। बिंदु को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है बिंदु, अगर पापड़ बेचने मुझे आई हो तो मैं पापड़ को खाना पसंद नहीं करता। बोलो क्या बात है? मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मैंने सुना है सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए थे। हाँ बिंदु, तुमने ठीक कहा। वो बेवकूफ सरकारी स्कूल खोलने के लिए मेरी ही जमीन मांग रहे थे। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। अगर आप अपनी थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो यहाँ पर एक स्कूल खुल जाएगा। गांव के वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, जो दूसरे गांव में बने स्कूल भेजने के लिए नाव का किराया नहीं चुका सकते, उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी। यही तो हम नहीं चाहते बिंदु। आप कहना क्या चाहते हैं? बिंदु, ये राजनीति की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर कस्बे के सभी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे बड़े लोगों की खेत पर काम कौन करेगा? अब तुम खुद की मिसाल ले लो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाती तो क्या तुम कस्बे में पापड़ बेचती? फिर हम कस्बे वाले पापड़ किससे खरीदते? मुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। ये गलत है मुखिया जी, आपकी इस तरह की सोच गरीबों के लिए घातक है। तुम्हें जो समझना है समझ लो बिंदु। एक बात है बिंदु,
तुम बिल्कुल अपने शौहर की तरह बातें करती हो। वो भी कुछ इसी तरीके से बातें किया करता था। बेचारा वक्त से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। बिंदु, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक 10 साल का लड़का है, तुम्हारे पापड़ का धंधा अच्छा चल रहा है। बेहतर है अपना दिमाग पापड़ बेचने में लगाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिंदु गुस्सा होकर मुखिया के घर से चली गई। शाम को बिंदु पापड़ बेचकर अपने घर पर जा रही थी कि तभी नदी के किनारे उसके कानों में किसी की आवाज आई। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बिंदु ने पलट कर देखा तो सामने एक साधु खड़े थे जो बिंदु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साधु के चेहरे पर तेज झलक रहा था। आप तो दिखने में कोई बाबा लगते हैं। मैं संत ही हूँ। मैं गांव में पापड़ बेचने का काम करती हूँ। इस समय सिर्फ 2 या 3 पापड़ बचे हैं। अगर इसे खाने से आपकी भूख मिट सकती है तो ये लीजिए। बाबा बिंदु के हाथ से पापड़ लेते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा झलक रहा है और तुम्हारा मन अंदर से नाराज भी है। बिंदु सारी घटना बाबा को बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? बाबा बिंदु की ओर गौर से देखकर कहते हैं, जानती हो तुम्हारे कस्बे का नाम संतान नगर क्यों पड़ा? नहीं। क्योंकि सालों पहले तुम्हारा कस्बा संतों की जगह थी। अब यहाँ पर दूर दूर से कस्बे के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संतों के पास ही आया करते थे। वक्त बीतता गया और संत इस कस्बों को छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि संतों की इस कस्बे में आज एक भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है। कल तुम कस्बे में बेचने के लिए पापड़ मत बनाना, बल्कि उन कच्चे पापड़ों को ठीक इसी वक्त लेकर इसी जगह पर आ जाना। इतना बोलकर वो बाबा वहां से चले गए। अगले दिन बिंदु को घर पर देखकर चंपक कहता है, क्या बात है अम्मी, आज पापड़ नहीं बनाओगी? बिंदु अपने बेटे को सारी घटना बताती है। मुझे तो वो कोई चमत्कारिक बाबा लगते हैं बेटा। आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको पापड़ बनाने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, अब ये तो शाम को ही पता चलेगा। शाम को बिंदु पापड़ बनाने का सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वो बाबा नदी के किनारे बैठकर बिंदु का ही इंतजार कर रहे थे। बाबा बिंदु की ओर देखकर कहते हैं, अब इन कच्चे पापड़ों की एक नाव बनाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो बोला है वो करो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूँ कि तुम पापड़ों को कोई भी रूप दे सकती हो। बाबा के कहने पर बिंदु पापड़ की एक नाव तैयार करने में जुट जाती है। बिंदु ने एक पापड़ की नाव तैयार कर ली। जैसे ही उस बाबा ने उस पापड़ की नाव को हाथ लगाया, अचानक पापड़ की नाव का आकार एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बिंदु आश्चर्य से बाबा की तरफ देखकर बोली, ये तो बिल्कुल असली नाव लग रही है। ये असली नाव से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और हाँ, तुम्हारी ये पापड़ की नाव अपने आप चलेगी और तुम इसे जहाँ भी जाने का आदेश दोगी वहाँ वो जाएगी। अगले दिन बिंदु अपने चंपक बेटे को लेकर उस पापड़ की नाव से सीधे दूसरे गांव में बने स्कूल में पहुंच गए और सारी घटना प्रिंसिपल को बताती है। हमें पढ़ने वाले बच्चों की ही आवश्यकता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अपने जिंदगी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी संवारते हैं। बिंदु का बेटा उस दिन के बाद पापड़ के नाव से स्कूल आने जाने लगा। बिंदु के पापड़ की नाव सभी गरीब गांव वालों के लिए फ्री थी। और यही बात मुखिया को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी कि तभी गांव का जमींदार मुखिया के पास आकर बोला, क्या हुआ मुखिया जी?
आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने मुझे अपने घर की बजाय अपने खेत पे बुला लिया? मेरे खेत को देख रहे हो जमींदार? हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें इतने बड़े खेत में कौन नजर आ रहा है? मैं और आप। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ जमींदार, कुछ वक्त पहले न जाने मेरे खेत में कितने गरीब बच्चे काम करते थे, मगर अब वो सब के सब स्कूल में पढ़ने जाने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बिंदु की पापड़ की नाव की वजह से। अगर ऐसे ही चलते रहा जमींदार, तो ये कस्बा पूरा शिक्षित हो जाएगा और हमारे हाथ में कटोरा रह जाएगा। अगर सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो तुम्हारी और मेरी खेत में काम कौन करेगा? बात तो तुमने मेरी मतलब की है मुखिया, लेकिन इसमें बात क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे कस्बे में अमीरों की कम और गरीबों की संख्या ज्यादा है, और सारे गरीब इस वक्त बिंदु के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो सबसे अपनी पापड़ की बनाई नाव में किराया नहीं लेती। पहले तो वो सिर्फ उनके गरीब बच्चों को ही अपने पापड़ के नाव से विद्यालय तक छोड़ती थी, लेकिन अब तो उसकी पापड़ के नाव से कस्बे के लोग दूसरे कस्बे में व्यापार करने के लिए भी जाने लगे हैं। बिंदु ने हमारे नाव के धंधे को भी बेकार कर दिया है। अब हमारी नाव में कोई कुत्ता तक नहीं बैठता। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका रास्ता क्या है? रास्ता है जमींदार, कल सुबह हम सारे कस्बे वालों के सामने बिंदु के पापड़ के नाव को तोड़ देंगे। बिंदु की पापड़ की नाव टूट जाएंगी और कस्बे वालों के दिलों में दोबारा हम दोनों का खौफ बैठ जाएगा। अगली सुबह मुखिया और जमींदार नदी के किनारे पहुंच गए। मुखिया और जमींदार को एक साथ देखकर बिंदु बुरी तरह से घबरा कर कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पापड़ की नाव को तबाह करने आए हैं। बात मत करो मुखिया, इसकी नाव को हथौड़े से तोड़ दो। फिक्र क्यों करते हो जमींदार? इसकी नाव पापड़ की है। इसकी नाव तोड़ने के लिए हमारे हाथ ही काफी है। मुखिया ने बिंदु की पापड़ की नाव को हाथ लगाया ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही बाबा तब्दील हो गए और क्रोध भरी नजरों से मुखिया और जमींदार की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस पापड़ की नाव को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? जानते हैं, जब हम दोनों को पता चला था कि ये पापड़ की नाव असली नाव से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तभी हमें संदेह हुआ था इसमें जरूर किसी न किसी चमत्कार का हाथ है। और तुम मूर्ख उसके बाद भी यहाँ चले आए। तुम दोनों ने बहुत सालों तक इन बेचारे कस्बे वालों को अशिक्षित रखा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक अनोखा श्राप दूंगा। इतना कहकर बाबा जमींदार और मुखिया को घूर कर देखने लग गए। अचानक मुखिया और जमींदार पापड़ में तब्दील हो गए और एक धमाके के साथ वो दोनों पापड़ की नाव बन गए। अब तुम सब के पास एक नहीं बल्कि 3 पापड़ के नाव है। इतना बोलकर बाबा वहां से गायब हो गए और इस तरह से गांव वालों को पापड़ की नाव के साथ साथ मुखिया और जमींदार से छुटकारा भी मिल गया।